चैप्टर 1। द क्रोकोडाइल पैराडॉक्स। जब तर्क ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए। इमेजिन दिस। एक नदी के किनारे एक बच्चा खेल रहा है। अचानक एक मगरमच्छ आता है और उसे उठा लेता है। बच्चे की मां दौड़कर वहां पहुंचती है और रोती गिड़गिड़ाती है, प्लीज मेरा बच्चा लौटा दो। मगरमच्छ उसे देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को तभी वापस करूंगा अगर तुम सही अंदाजा लगाओ कि मैं क्या करने वाला हूं। अब रुकिए, सोचिए। ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। ये है द क्रोकोडाइल पैराडॉक्स, एक एंशिएंट लॉजिकल डिलेमा जो तुम्हारे सोचने के हर फ्रेम को हिला देगा। कुकू, अब असली खेल शुरू होता है। मान लो उस मां ने कहा, तू मेरे बच्चे को वापस नहीं देगा, तो क्या होगा? अगर मगरमच्छ बच्चे को वापस नहीं देता तो मां की बात सच साबित होती है। लेकिन उसने सही जवाब दिया, इसलिए उसे बच्चा वापस मिलना चाहिए। पर अगर मगरमच्छ बच्चा लौटा देता है तो मां की बात झूठ साबित होती है और फिर वो गलत जवाब हुआ। तो फिर मगरमच्छ को बच्चा वापस नहीं देना चाहिए था। यानी चाहे मगरमच्छ कुछ भी करे, वो फंस चुका है। ये है वो पैराडॉक्स जहां तर्क खुद अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। कुकू, ये पैराडॉक्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी सोच के ब्लाइंड स्पॉट्स को बेनकाब करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लॉजिक उन्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, लेकिन द क्रोकोडाइल पैराडॉक्स ये साबित करता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, क्योंकि जवाब देने की कोशिश में ही सवाल खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करने लगता है। इस सिचुएशन में ट्रूथ और जस्टिस दोनों ही लॉजिक पर टिके हैं, लेकिन जब लॉजिक ही कोलैप्स करने लगे तो फिर किस पर भरोसा करोगे? कुको, अब इसको थोड़ा और गहराई से समझो। द क्रोकोडाइल पैराडॉक्स दरअसल एक प्रकार का सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्स है। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद पर ही सवाल खड़ा करता है। जस्ट लाइक दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट झूठ है तो वो सच है, लेकिन अगर वो सच है तो फिर वो झूठ है। द क्रोकोडाइल पैराडॉक्स इसी तरह एक ऐसी लॉजिकल लूप है जहां कोई कंक्लूजन अपने ही फाउंडेशन को अंडरमाइन कर देता है। कुको, अब सोचो, हमारी जिंदगी में कितनी ही बातें ऐसी होती है जहां हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला एकदम रैशनल होगा, लेकिन जब हर किसी का ट्रूथ उसकी अपनी पर्सपेक्टिव से बना हो तो क्या कोई एब्सोल्यूट लॉजिक हो भी सकता है? और अगर हम हर सवाल का जवाब लॉजिक से खोजने निकले तो क्या हम कभी रियल ट्रूथ तक पहुंच भी पाएंगे? कुको, क्रोकोडाइल पैराडॉक्स हमें एक ब्रूटल सच सिखाता है। तर्क, लॉजिक तब तक ही काम करता है जब तक उसका दायरा सीमित हो। जैसे ही तुम लॉजिक को एब्सोल्यूट बना देते हो, वो खुद ही अपने खिलाफ खड़ा हो जाता है। कुको, अब सोचो, तुम उस मां की जगह होते तो क्या कहते उस मगरमच्छ से? और अगर तुम मगरमच्छ होते तो क्या करते? सच ये है, इस सवाल का कोई क्लीन आंसर है ही नहीं, और शायद यही बात इसे इतना ज्यादा डेंजरस बनाती है। कुको, अब तुम सोच रहे होंगे, तो फिर ऐसे पैराडॉक्स का फायदा क्या है? पैराडॉक्स का काम आंसर देना नहीं होता। उनका असली काम है तुम्हारी सोच की दीवारों को तोड़ना, ताकि तुम सोचने की कोशिश करना शुरू करो, ना कि बस रेडीमेड जवाबों में जीते रहो। द क्रोकोडाइल पैराडॉक्स एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका वजन इतना भारी है कि पूरे लॉजिक की नींव हिल जाए। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर ये पैराडॉक्स तुम्हारे सोचने का तरीका चैलेंज कर पाया, तो आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे रियलिटी को ही सवालों के घेरे में ले। अगर तुम्हें ये चैप्टर इंट्रीगिंग लगा, अगर तुम्हें वो सेकंड लगा जहां तुम खुद उलझ गए, तो सोचो, ये तो बस पहला पैराडॉक्स था, बाकी 19 अभी बाकी है। हर एक पैराडॉक्स तुम्हारे माइंड को एक नई डायरेक्शन में मोड़ देगा। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट में बताओ, अगर तुम उस मां की जगह होते, क्या जवाब देते? आगे आने वाले चैप्टर्स तुम्हारी सोच को खोल देंगे एक नई रियलिटी की ओर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माइंड गेम्स। अगर तैयार हो तो चलो अगले पैराडॉक्स की ओर चलते हैं। फ्रेंडशिप पैराडॉक्स। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके दोस्त आपसे ज्यादा सोशल हैं, ज्यादा एक्टिव
ज्यादा कनेक्शन वाले और ज्यादा पॉपुलर? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं और ना ही ये सिर्फ एक भ्रम है। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो दिखाता है कि ज्यादातर लोगों के दोस्त औसतन उनसे ज्यादा दोस्ती निभाते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि ज्यादातर लोगों के दोस्त उनसे ज्यादा सोशल हो? हर किसी के दोस्त दूसरों से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब हम इसे गणित और नेटवर्क थ्योरी की नजर से देखते हैं, तो यह विरोधाभास एक गहरा सामाजिक सच सामने लाता है। मान लो एक कॉलेज का कैंपस है जहां 100 छात्र हैं। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा सोशल है, उन्हें हर कोई जानता है और उनके बहुत सारे दोस्त हैं। बाकी लोग थोड़ा शांत स्वभाव के हैं, जिनके दोस्त कम हैं। अब जब हम एक रैंडम छात्र से पूछते हैं कि उसके दोस्त कौन है, तो उसके दोस्त बनने की संभावना ज्यादा उन्हीं लोगों की होगी जो खुद पहले से ही कई लोगों के दोस्त हैं। यानी सोशल लोगों का जिक्र बार बार आएगा। अब यहीं से एक पैटर्न उभरता है। जिनके ज्यादा दोस्त हैं, वे दूसरों की लिस्ट में बार बार शामिल होते हैं। और जब आप औसतन देखो, तो आपको लगता है कि आपके दोस्त आपसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और यही है फ्रेंडशिप पैराडॉक्स का मूल बिंदु। पॉपुलर लोग स्टेटिस्टिकल नजर से दूसरों के फ्रेंड सर्कल में डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बार आते हैं। यह विरोधाभास केवल सामाजिक नेटवर्किंग तक सीमित नहीं है। ये वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेज और यहां तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, वे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं या उन्हें ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, जिससे लगता है कि वे आपसे कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। अब इसका मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। जब कोई बार बार ये देखता है कि उसके दोस्त ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा सोशल और शायद ज्यादा सफल है, तो धीरे धीरे एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। इंसान सोचता है कि क्या वो पीछे छूट गया है, क्या उसमें कुछ कमी है। लेकिन असलियत में ये एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन है, एक भ्रम जो संख्याओं की ट्रिक है। फ्रेंडशिप पैराडॉक्स हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाता है कि परसेप्शन हमेशा रियलिटी नहीं होता। हम जिस तरह चीजों को महसूस करते हैं, वो जरूरी नहीं कि वही सच हो। कई बार हमारी तुलना का आधार ही स्टैटिस्टिकल रूप से फ्लॉड होता है। अब सोचिए, ये पैराडॉक्स समाज पर क्या असर डाल सकता है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई अपनी जिंदगी की सिर्फ हाइलाइट रील दिखाता है, वहां ये भ्रम और भी गहरा हो जाता है। हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर फोटो जैसे चिल्लाकर कह रही हो कि देखो, मैं तुमसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं जिंदगी। पर जब हम फ्रेंडशिप पैराडॉक्स को समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि शायद ये सारी तुलना एक स्टैटिस्टिकल ट्रैप है। हम जिन लोगों को एडमायर करते हैं, उनकी विजिबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वे नेटवर्क के उस हिस्से में हैं जहां ध्यान, अटेंशन और इंटरेक्शन बार बार नेचुरली पहुंचा ही दिया जाता है। दूसरा पहलू यह है कि यह पैराडॉक्स हमें बताता है कि इंसान का खुद को आंकने का तरीका फ्लॉड हो सकता है। हम दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझने लगते हैं क्योंकि हम उन्हें ज्यादा बार, ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा कनेक्टेड देखते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे सच में ज्यादा खुश हैं या ज्यादा वैल्यूबल हैं। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो नेटवर्क स्ट्रक्चर से पैदा हुआ है। फ्रेंडशिप पैराडॉक्स हमें यह भी बताता है कि हमारे सामाजिक नेटवर्क में हब लाइक लोग, यानी वो लोग जो सबसे जुड़े हैं, ज्यादा विजिबल होते हैं। और इस विजिबिलिटी के चलते उनकी बातें, आदतें और प्रभाव बाकी लोगों पर भी ज्यादा पड़ता है। यही कारण है कि कोई ट्रेंड जल्दी फैलता है या कोई राय समाज में तेजी से गहराती है। अब जरा सोचो, अगर ये पैराडॉक्स इतना गहरा और परवेसिव है, तो इसका हल क्या है? इसका हल है अवेयरनेस। यह जानना कि ये इल्यूजन रियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमतर है। आपको समझना होगा कि हर किसी की जिंदगी की रियलिटी
उसके हाइलाइट से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये पैराडॉक्स एक जेंटल रिमाइंडर है कि सेल्फ वर्थ को सोशल कंपैरिजन के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि पूरी सच्चाई हो, और जो छुपा होता है उसमें भी असली गहराई होती है। फ्रेंडशिप पैराडॉक्स हमें एक और चीज सिखाता है, वो यह कि कनेक्शंस की क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी होती है उनकी क्वालिटी। चाहे आपके एक दो गहरे दोस्त हों या 100 सुपरफिशियल जान पहचान, असली रिचनेस उस संबंध में है जहां आप खुद को पूरी तरह ईमानदारी से व्यक्त कर सके। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि आपके दोस्त आपसे ज्यादा कनेक्टेड है, तो जरा रुक कर सोचिए। शायद आप एक ऐसे पैटर्न को देख रहे हैं जो नंबर्स की बाजीगरी से बना है, ना कि हकीकत से। और शायद वही सोच आपको उस बोझ से मुक्त कर दे जिसे आप बेवजह ढो रहे हैं। टॉलरेंस पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां हर किसी को बोलने, सोचने और जीने की पूरी आजादी दी गई हो। हर विचार का स्वागत हो, हर मत को जगह मिले और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा हक। सुनने में ये आदर्श लगता है, एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज जो हर किसी को बराबरी से देखता है। लेकिन अब सोचिए, अगर इस आजाद समाज में कुछ लोग ऐसे विचार फैलाने लगे जो दूसरों की आजादी छीनने की बात करते हो, तो क्या उन्हें भी वही आजादी दी जानी चाहिए? यहीं से जन्म लेता है टॉलरेंस पैराडॉक्स, यानी सहिष्णुता का विरोधाभास। इसे सबसे पहले ऑस्ट्रियन दार्शनिक कार्ल पॉपर ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा, अगर एक समाज असीम सहिष्णुता अपनाता है, तो अंततः उसकी सहिष्णुता ही उसके विनाश का कारण बन सकती है। मतलब ये कि अगर हम उन लोगों को भी सहन करना शुरू कर दें जो खुद असहिष्णु हैं, तो वो समाज धीरे धीरे असहिष्णुता के अधीन हो जाएगा। अब इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं। सोचो कि एक गार्डन है जहां हर तरह के फूलों को उगने की छूट है, लेकिन अगर कुछ जहरीले पौधे भी उगने लगे जो बाकी फूलों को खत्म करने लगे, तो क्या उस गार्डन को अब भी सब कुछ सहन करना चाहिए? नहीं। उस गार्डन को अपनी सुंदरता बचाने के लिए उन जहरीले पौधों को हटाना होगा, वरना धीरे धीरे वहां सिर्फ जहर ही बचेगा। ठीक यही बात एक समाज पर लागू होती है। जब आप सब कुछ सहते हैं, यहां तक कि असहिष्णुता को भी, तो आप अपने ही मूल्यों को खोने लगते हैं। और यही टॉलरेंस पैराडॉक्स का मूल है। हम सब कुछ सह नहीं सकते। असल जिंदगी में यह विरोधाभास हर जगह दिखता है। सोशल मीडिया पर देखिए, कोई ग्रुप सबको बोलने की आजादी देता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति घृणा, हिंसा या नफरत फैलाना शुरू करता है, वो बाकी सदस्यों को डराने, दबाने और चुप कराने लगता है। अब ग्रुप के एडमिन के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो उसकी बात को भी आजादी के नाम पर सहन करे, या फिर उसे बाहर निकाल दे। अगर वो उसे बाहर निकालता है, तो लोग कहते हैं कि ये आजादी के खिलाफ है, और अगर वो उसे रहने देता है, तो पूरी बातचीत जहरीली हो जाती है। कार्ल पॉपर कहते हैं कि असहिष्णुता को सहन करने की आजादी तभी तक होनी चाहिए जब तक वो दूसरों की आजादी को नुकसान न पहुंचा रही हो। जैसे ही कोई व्यक्ति या विचार दूसरों की स्वतंत्रता, सुरक्षा या अस्तित्व पर खतरा बन जाए, तब उसे सहना समाज के लिए आत्मघाती होता है। टॉलरेंस पैराडॉक्स एक तरह से हमें समाज और नीति की जटिलता समझाने के लिए है। ये विरोधाभास हमें बताता है कि हर अच्छी चीज की भी एक सीमा होती है, यहां तक कि सहिष्णुता की भी। हम अक्सर सोचते हैं कि आजादी और सहिष्णुता जैसे शब्द बिल्कुल पवित्र है, लेकिन जब इनका गलत इस्तेमाल किया जाए, तो ये खुद ही अपने खिलाफ काम करने लगते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, कौन तय करेगा कि क्या असहिष्णु है और क्या नहीं? क्या सरकार? क्या समाज? क्या कोई संस्था? और क्या इस फैसले में पक्षपात नहीं होगा? यही वजह है कि ये पैराडॉक्स इतना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि सहिष्णुता की सीमा वहां तय हो जहां किसी का विचार दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व या सम्मान पर हमला करता है।
जैसे कि नफरत फैलाने वाली बातें, हिंसात्मक विचारधाराएं या किसी समुदाय को मिटा देने की धमकी। इन्हें सहन करना समाज के बाकी हिस्से को खतरे में डाल देता है। यह विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है कि नैतिकता में संतुलन बहुत जरूरी है। केवल सहिष्णुता से समाज नहीं चलता, बल्कि सही और गलत के बीच एक मजबूत नैतिक रेखा भी चाहिए। वरना जो सहिष्णु है वो धीरे धीरे खामोश कर दिए जाते हैं और असहिष्णुता हावी हो जाती है। इतिहास गवाह है, कई तानाशाही और कट्टर विचारधाराएं शुरू में सहिष्णु समाजों में ही पैदा हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसी समाज को कुचल दिया जिसने उन्हें बोलने का मंच दिया था। इसलिए अगर हम सच में एक स्वतंत्र, सुरक्षित और सहनशील समाज चाहते हैं, तो हमें तय करना होगा कि सहनशीलता की सीमा क्या है। टॉलरेंस पैराडॉक्स कोई आसान सवाल नहीं है। ये हमें हमारे नैतिक सोच की सीमाओं तक ले जाता है। ये विरोधाभास हमें हमारे ही मूल्यों से सवाल करवाता है कि क्या हम इतनी आजादी दे सकते हैं कि वो हमारी आजादी को खत्म कर दे। इसलिए यह पैराडॉक्स सिर्फ एक दार्शनिक पहेली नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक दिशा संकेत जो बताता है कि अच्छाई की भी एक सीमा होती है और कभी-कभी अच्छाई को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। सहिष्णुता तब तक सुंदर है जब तक वो खुद को मिटा ना दे। यही है टॉलरेंस पैराडॉक्स का गहरा संदेश। एक विचार जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। कभी सोचा है कि ज्यादा विकल्प मिलना हमारी आजादी नहीं, बल्कि उलझन का कारण बन जाता है। हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा चॉइसेस होंगे उतना ही अच्छा, लेकिन जब सामने 100 दरवाजे हो और हर एक पर एक नई दुनिया हो तो कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। यही है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जहां विकल्पों की भरमार हमारी खुशी को कम कर देती है। मान लो तुम एक मोबाइल खरीदना चाहते हो। पहले के जमाने में 2-3 मॉडल होते थे, एक सस्ता, एक मंझला, एक महंगा। फैसला आसान होता था। लेकिन आज एक ही ब्रांड के 10 मॉडल, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग कीमतें। तुम्हारा दिमाग सोचता है, अगर मैं ये लूंगा तो कहीं दूसरा वाला बेहतर तो नहीं। तुम सोचते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, वीडियो देखोगे, रिव्यू पढ़ोगे और अंत में या तो कुछ नहीं खरीदोगे या फिर खरीदने के बाद भी असंतुष्ट रहोगे। यही तो विडंबना है। ज्यादा विकल्प का मतलब है ज्यादा कंपैरिजन, ज्यादा मेंटल लोड और ज्यादा रिग्रेट का खतरा। बैरी श्वार्ट्ज ने इस पर एक पूरी किताब लिखी है, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। उनका कहना है कि ज्यादा विकल्प फ्रीडम नहीं, बल्कि एंजाइटी और पैरालिसिस लाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कंट्रोल है, पर असल में चॉइसेस तुम्हें कंट्रोल कर रही होती हैं। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब विकल्प कम होते हैं, तो हमारा ध्यान उस चीज की क्वालिटी पर होता है जो हमारे सामने है। लेकिन जब विकल्प बढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान शिफ्ट हो जाता है। हम चीज को एंजॉय नहीं करते, हम उसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे सेटिस्फैक्शन का लेवल गिरता है, भले ही हमने ऑब्जेक्टिवली अच्छा ऑप्शन चुना हो। सोचो, एक समय था जब टीवी पर बस एक या दो चैनल आते थे। लोग परिवार के साथ बैठकर जो भी आता था वही देखते थे और खुश रहते थे। अब हर हाथ में एक स्क्रीन है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, हॉटस्टार, और फिर भी हम सोचते रहते हैं कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। इस पैराडॉक्स का असर सिर्फ शॉपिंग या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुका है। करियर चुनने में, पार्टनर चुनने में, लाइफस्टाइल डिसीजंस में। आजकल लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप में भी इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है, क्या इससे बेहतर कोई और है। ये पॉसिबिलिटी का इल्यूशन है जो रियलिटी को कमजोर कर देता है। यहां एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, मैक्सिमाइजर्स वर्सेस सैटिस्फाइजर्स। मैक्सिमाइजर्स हर डिसीजन में बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं। वे हर चीज कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं
और अक्सर डिसीजन लेने में डिले कर देते हैं। दूसरी तरफ सेटिस्फाइसर्स वो लोग होते हैं जो गुड इनफ पर संतोष कर लेते हैं। शोध कहते हैं कि सेटिस्फाइसर्स अधिक खुश रहते हैं क्योंकि वे अपनी चॉइसेस पर ज्यादा रिग्रेट नहीं करते। मैक्सिमाइजर्स ज्यादा सोचते हैं और कम संतुष्ट रहते हैं। तो क्या हल है इस पैराडॉक्स का? पहला, विकल्पों को सीमित करना सीखो। जब भी किसी चीज का चुनाव करना हो, पहले से तय कर लो कि मैक्सिमम कितने ऑप्शंस देखोगे। जैसे अगर तुम्हें एक हेडफोन लेना है, तो सिर्फ 5 टॉप रेटेड ऑप्शंस पर ही फोकस करो। इससे मानसिक थकावट भी कम होगी और डिसीजन भी फास्टर होगा। दूसरा, हर डिसीजन में परफेक्शन की उम्मीद मत रखो। कोई भी विकल्प पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। एक हद तक इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखो। तीसरा, ग्रेटिट्यूड डेवलप करो। जब भी कोई डिसीजन लो, उसके पॉजिटिव्स पर ध्यान दो और उसे अप्रिशिएट करो। कांस्टेंट कंपैरिजन से हैप्पीनेस खत्म होती है। और चौथा, माइंडफुल रहो। खुद से ये पूछते रहो कि क्या मैं सच में इस डिसीजन को लेकर खुश हूं, या मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल बेटर चॉइसेस के इल्यूजन में फंसा हूं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सीमितता में ही आजादी होती है। जब हमारे पास कम विकल्प होते हैं, तो हम ज्यादा क्लैरिटी से सोचते हैं, ज्यादा ध्यान से जीते हैं और डिसीजंस के साथ पीस में रहना सीखते हैं। जिंदगी एक मेन्यू कार्ड नहीं है जहां तुम्हें हर ऑप्शन ट्राई करना है। ये एक यात्रा है जहां कुछ डिसीजंस को लेकर आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जानने, सब कुछ चुनने और सब कुछ पाने की चाहत में हम बहुत कुछ खो बैठते हैं, खासकर अपना इनर पीस। तो अगली बार जब तुम किसी डिसीजन के चक्रव्यूह में फंसो, खुद से पूछो, क्या मैं सच में ज्यादा विकल्प चाहता हूं या सिर्फ एक क्लैरिटी भरा रास्ता। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स हमें एक चेतावनी देता है कि अगर हम सिर्फ बाहरी स्थिरता को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम अंदर की सच्चाई को अनदेखा कर बैठते हैं। और जब वो सच्चाई फूटती है, तब वो ज्यादा खतरनाक होती है। ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि शांति का मतलब सिर्फ युद्ध न होना नहीं होता। असली शांति तब होती है जब डर नहीं होता, जब लोग खुलकर बात करते हैं, जब सिस्टम पारदर्शी होता है, जब रिश्ते ईमानदार होते हैं। इस पैराडॉक्स का एक और रूप भी है। जब किसी समाज में बहुत ज्यादा सुरक्षा होती है, तब लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे अगर सब कुछ बहुत परफेक्ट है, तब एक छोटी सी गलती भी लोगों को अस्थिर कर देती है, क्योंकि आदत पड़ जाती है संतुलन की। और जरा सी अस्थिरता भी तूफान बन जाती है। तो अगली बार जब तुम किसी स्थिति को बिल्कुल ठीक समझो, तो थोड़ा गहराई में झांक कर देखना, क्या वो स्थिरता असली है या बस एक डर का खोल है। क्या तुम टकराव से भाग रहे हो या टकराव से सीख रहे हो? क्या तुम अपनी जिंदगी की स्थिरता से संतुष्ट हो या वो तुम्हें धीरे धीरे जकड़ रही है? स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स हमें सतह के नीचे देखने की सलाह देता है, क्योंकि कई बार असली ज्वालामुखी वहीं छिपा होता है जहां सब कुछ शांत दिखता है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मानव स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है। जब समय अच्छा होता है तो हम खुलकर खर्च करते हैं, और जब समय बुरा आता है तो हम बचत करने लगते हैं। यही साधारण सी आदत जब एक पूरी अर्थव्यवस्था में फैल जाती है, तो वह एक गहरे विरोधाभास को जन्म देती है। इसे ही कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी बचत का विरोधाभास। कल्पना करो एक गांव की, जहां सभी लोग अचानक डर के कारण खर्च करना बंद कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने लगते हैं। पहली नजर में यह समझदारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे लोग खर्च करना कम करते हैं, दुकानदारों की बिक्री गिरती है। दुकानदार कम कमाई करेंगे तो वो मजदूरों की तनख्वाह काटेंगे या उन्हें निकाल देंगे। नौकरी गई तो उन मजदूरों के पास भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और इस तरह यह सिलसिला एक चक्र बन जाता है, जहां सभी लोग बचा तो रहे हैं, लेकिन किसी के पास कमाने को कुछ नहीं बचता।
जॉन मेनार्ड कीन्स ने इस विचार को सबसे पहले सामने रखा था। उनका कहना था कि जब हर इंसान व्यक्तिगत रूप से समझदारी से काम लेकर बचत करता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था सामूहिक रूप से नुकसान में चली जाती है। इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति की बचत किसी दूसरे की आय होती है। अगर मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बचा लेता हूं और बाजार में खर्च नहीं करता, तो जिन दुकानों या सेवाओं पर मैं खर्च करता, उन्हें मुझसे कोई आय नहीं होगी। अब सवाल उठता है, क्या बचत करना गलत है? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर बचत जरूरी है और यह किसी भी कठिन समय के लिए एक सुरक्षा कवच होती है। लेकिन जब यह प्रवृत्ति पूरे समाज में एक साथ हो जाए, खासकर आर्थिक मंदी के समय, तो यह अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में धकेल सकती है। इस विरोधाभास को और गहराई से समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। जब आप किसी रेहड़ी वाले से कुछ खरीदते हैं, तो आपका पैसा उसकी आमदनी बनता है। वो उस पैसे से अपने घर का राशन खरीदता है, जिससे किराना दुकानदार की आय होती है और वह फिर आगे किसी और सेवा या वस्तु पर खर्च करता है। यह पैसे का प्रवाह है और जब हर कोई अचानक बचत करना शुरू कर देता है, तो यह प्रवाह टूट जाता है। अब आप सोचो, अगर हर कोई यह सोचे कि मैं खर्च नहीं करूंगा, मुझे भविष्य के लिए बचत करनी है, तो अंततः जो चीज वो बचा रहे हैं, वो ही खत्म हो जाएगी, यानी आमदनी का स्रोत। लोग पैसे बचाकर आर्थिक संकट से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बचत अगर सब मिलकर करें, तो एक नया संकट पैदा होता है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर सरकार इस समय में खर्च बढ़ाए, जैसे कि लोगों को रोजगार दे, सामाजिक योजनाओं में निवेश करे, तो यह रुक चुके आर्थिक प्रवाह को फिर से चालू कर सकता है। कीन्स इसी सिद्धांत के पक्षधर थे कि सरकार को मंदी के समय खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे कि मांग बनी रहे और बाजार में पैसे का प्रवाह चालू रहे। एक दिलचस्प बात यह है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हमें यह भी सिखाता है कि हम समाज में कितने जुड़े हुए हैं। हमारी व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियां, हमारे निर्णय, वो अकेले नहीं होते, उनका असर दूसरों पर भी पड़ता है। हम एक ऐसे तंत्र में रहते हैं जहां हर व्यक्ति, हर खर्च, हर बचत किसी न किसी चेन का हिस्सा होता है। अब इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक शहर में 10 लोग हैं और सभी मिलकर महीने में कुल 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। अगर सब लोग मिलकर 20% खर्च कम कर दें और ज्यादा बचत करने लगे, तो बाजार में अब केवल 80,000 रुपये ही पहुंचेंगे। दुकानदारों की आय घटेगी, वो अपने खर्च घटाएंगे और फिर उनके कर्मचारी भी पैसे कम कमाएंगे। पूरे शहर की आमदनी कम हो जाएगी और इस प्रक्रिया में वह 20% बचत जो उन्होंने की थी, वह मूल्यहीन हो जाएगी, क्योंकि बाजार में पैसे की गति ही थम गई। इस विरोधाभास का सबसे बड़ा सबक है संतुलन। हमें व्यक्तिगत बचत करनी चाहिए, लेकिन यह समझते हुए कि हम एक बड़े आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा है। मंदी के समय जरूरत से ज्यादा बचत करना खुद हमारी ही कमाई पर असर डाल सकता है। तो जब भी अगली बार आप अपने खर्च में कटौती करें, यह जरूर सोचिए कि वो पैसा कहीं ना कहीं किसी और की कमाई भी है। और अगर हर कोई यही सोच ले कि खर्च नहीं करना है, तो पूरा आर्थिक ढांचा ठप पड़ सकता है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि समझदारी और डर के बीच फर्क करना जरूरी है। समझदारी से बचत करना अच्छा है, लेकिन डर के कारण सामूहिक रूप से खर्च बंद कर देना समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। हेडोनिज्म पैराडॉक्स। मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अधिकतर लोग कहेंगे, सुख। हम हर काम इसीलिए तो करते हैं ताकि हमें खुशी मिले, संतोष मिले, आनंद मिले। लेकिन सोचो जरा, अगर हम सिर्फ सुख की तलाश में ही जीवन जिए, तो क्या वाकई हमें सुख मिलता है? या फिर ये तलाश ही हमें दुख के दलदल में धकेल देती है? इसी गहरी उलझन को कहते हैं हेडोनिज्म पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कहता है कि जितना ज्यादा हम खुशी की खोज करते हैं, उतनी ही दूर वो हमसे भागती जाती है। सुख को सीधे पाने की कोशिश में
हम अक्सर उससे चूक जाते हैं क्योंकि खुशी एक साइड इफेक्ट है, किसी उद्देश्य को पूरा करने का बाय प्रोडक्ट, नॉट अ गोल इन इटसेल्फ। मान लो तुम हर दिन उठते हो सिर्फ इस सोच के साथ कि आज मुझे हर हाल में खुश रहना है। अब जैसे ही कोई परेशानी आएगी, तुम्हारा मन और टूटेगा। तुम सोचोगे कि मुझे तो खुश रहना था, ये दुख क्यों आया? और इसी सोच में तुम और दुखी होते जाओगे। यही है हेडोनिज्म का जाल। खदुशी को जब तुम चेस करते हो तो वो इल्यूसिव हो जाती है, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा। दिखती है पर मिलती नहीं। और जब तुम किसी काम में गहराई से लगे रहते हो, किसी पैशन को फॉलो कर रहे होते हो, किसी मीनिंगफुल चीज पे काम कर रहे होते हो, तब अचानक से तुम पाते हो कि तुम इंटरनली खुश हो। तुमने खुशी को डायरेक्टली नहीं ढूंढा, पर वो खुद ब खुद आई। ये वही लॉजिक है जैसे कि जब तुम नींद की जोर से कोशिश करते हो तो नींद नहीं आती, बट जब तुम रिलैक्स करते हो तो नींद अपने आप आ जाती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के कई रिसर्चर्स ने भी यही साबित किया है, जैसे विक्टर फ्रैंकल, जिनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग दुनिया भर में पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा था कि डोंट एम एट सक्सेस, द मोर यू एम एट इट एंड मेक इट अ टारगेट, द मोर यू आर गोइंग टू मिस इट। खुशी और सफलता दोनों इनडायरेक्ट होती है। मीनिंग और पर्पस की ओर चलो तो ये नेचुरली फॉलो करेंगी। अब सोचो, आज की दुनिया में हम कितनी चीजें सिर्फ इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए करते हैं। रील्स देखते हैं, जंक फूड खाते हैं, देर तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सब कुछ डोपामीन के क्विक शॉट्स के लिए। लेकिन ये टेम्पररी हाइज हमें धीरे धीरे इमोशनल बर्नआउट की तरफ ले जाते हैं। हम जितना ज्यादा आराम और खुशी की तलाश में समय बिताते हैं, उतना ही एंग्शियस और एम्प्टी महसूस करते हैं। इस पैराडॉक्स का एक और पहलू है कि अगर हम पूरी दुनिया को सिर्फ प्लेजर से मेजर करें तो हम गहरे दुख में फंस सकते हैं, क्योंकि प्लेजर हमेशा लिमिटेड होता है। जैसे ही किसी चीज का प्लेजर खत्म होता है, हम अगली चीज की ओर भागते हैं, और ये साइकिल कभी रुकती नहीं। इसलिए आज जितना डिप्रेशन और एम्प्टीनेस है, वो शायद पहले कभी नहीं था, क्योंकि पहले के लोग खुशी को इनडायरेक्टली जीते थे, डायरेक्टली नहीं खोजते थे। यहां एक गहरा सवाल आता है, तो क्या हमें सुख की तलाश छोड़ देनी चाहिए? नहीं, छोड़नी नहीं है, बस उसका तरीका बदलना है। इंस्टेड ऑफ चेसिंग हैप्पीनेस, वी मस्ट लिव मीनिंगफुली। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इमोशंस को इग्नोर करें, बल्कि हमें यह समझना है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ टारगेट, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। जैसे खेती में बीज बोते हो, पानी देते हो, ध्यान रखते हो, तो फल अपने आप आता है। वैसे ही अगर तुम डिसिप्लिन, पर्पस और ग्रोथ को अपनाते हो, तो सुख उसके नेचुरली आने वाले फल की तरह तुम्हारी झोली में गिरता है। हीडनिज्म पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि जब हम लाइफ को एक एडवेंचर की तरह जीते हैं, जहां हाइस और लोस दोनों होते हैं, तो खुशी अपने आप हमसे जुड़ जाती है। लेकिन जब हम सिर्फ हाइस चाहते हैं और हर दुख से भागते हैं, तब हम न दुख से बच पाते हैं और न सच्चे सुख को पा पाते हैं। थिंक ऑफ द मोमेंट्स व्हेन you've been the happiest, not when you try to be happy, but when you were doing something deeply fulfilling. शायद वो कोई पेंटिंग बना रहे थे, किसी दोस्त की मदद कर रहे थे, कोई किताब लिख रहे थे, या किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला रहे थे। उस समय तुमने खुशी को नहीं सोचा, तुमने सिर्फ कर्म किया, और वही खुशी बन गई। तो अगली बार जब तुम सोचो कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो ये मत पूछो कि मैं और क्या ले सकता हूं, बल्कि पूछो मैं क्या दे सकता हूं। शायद वही रास्ता तुम्हें उस सच्चे सुख तक ले जाए जिसे तुम इतना वक्त ढूंढते रहे। यही है हीडोनिज्म पैराडॉक्स की असली सच्चाई। खुशी को पकड़ने जाओ तो फिसलती है, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन जियो तो वो खुद आकर तुम्हारे जीवन में बस जाती है। कैच 22 पैराडॉक्स। मानव तर्क और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक ऐसा जाल भी होता है जो न दिखाई देता है, न सुलझता है, बस उलझाता चला जाता है। इसी उलझन को नाम दिया गया है
कैच 22 पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स उस स्थिति को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति किसी समस्या से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वह उस स्थिति से बाहर आने के लिए जो शर्तें हैं वे खुद उस समस्या के अंदर बंद हैं। इस विचार की शुरुआत जोसेफ हेलर के मशहूर नॉवेल कैच 22 से हुई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की मानसिक अवस्था और सैन्य तंत्र की अजीबोगरीब नीतियों पर व्यंग्य करता है। इस कहानी में एक पायलट योसारियन है जो युद्ध से छुटकारा पाना चाहता है। वह कहता है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे उड़ानों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह है, जो कोई भी युद्ध से बचने के लिए पागल होने का दावा करता है, वो असल में पागल नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद को बचाने के लिए समझदारी से काम ले रहा है। और अगर वह समझदारी से काम ले रहा है, तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है। इसलिए उसे उड़ान भरनी ही पड़ेगी। यानी छुटकारा पाने की कोशिश ही यह साबित करती है कि वह छुटकारे के योग्य नहीं है। यही है कैच 22, एक दुष्चक्र जिसमें तर्क खुद को खा जाता है। अब जरा सोचिए, क्या यह स्थिति केवल युद्ध तक सीमित है? नहीं, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहराई से मौजूद है। मान लीजिए एक कंपनी में नौकरी चाहिए, लेकिन कंपनी कहती है हमें एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा कहां से अगर नौकरी ही नहीं मिलेगी? यानी नौकरी के लिए अनुभव चाहिए और अनुभव के लिए नौकरी, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और आप फंस जाते हैं कैच 22 में। इसी तरह एक छात्र सोचता है कि जब तक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, और जब तक मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। एक और दुष्चक्र, एक और उदाहरण देखिए। कोई इंसान मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन उसे मदद चाहिए। वह किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि लोग उसे पागल समझेंगे। और जब वह नहीं जाता, तो उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। मदद लेने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, और आत्मविश्वास पाने के लिए पहले मदद लेनी होगी। फिर से वही कैच 22। यह पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि समाज ने कई स्तरों पर ऐसे तंत्र बनाए हैं जहां से निकलना लगभग असंभव हो जाता है अगर आप नियमों को ही मानकर चलें। लेकिन क्या कोई रास्ता है इस दुष्चक्र को तोड़ने का? हाँ, एक रास्ता है। या तो आप तर्क के बाहर जाकर निर्णय लें, या नियमों को ही चुनौती दें। कई बार यह जरूरी हो जाता है कि हम उस सिस्टम को एक्सप्लोर करें जिसे हम स्वाभाविक मान लेते हैं। अगर योसारियन जैसे पात्र सिस्टम को ही सवालों के घेरे में लाए, तो शायद बदलाव शुरू हो सकता है। यही बात रियल लाइफ में भी लागू होती है। कोई भी जाल तब तक जाल है जब तक हम उसे जाल मानते हैं और उससे डरते हैं। जैसे ही आप उस फ्रेमवर्क से बाहर सोचते हैं, आप समाधान ढूंढने लगते हैं। कैच 20 हमें यह भी बताता है कि दुनिया हमेशा तर्क से नहीं चलती। कई बार जो तर्क संगत लगे, वही आपकी आजादी में रुकावट बन जाता है, और जो बेवकूफी लगे, वही साहसिक कदम बन सकता है। इस पैराडॉक्स की गहराई को समझना सिर्फ दार्शनिक सोच नहीं, बल्कि जिंदगी के कई मुश्किलों को सुलझाने की कुंजी भी बन सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी समस्या को केवल सतही तर्क से नहीं देखा जा सकता। कभी कभी आपको सिस्टम के बाहर जाकर उसे देखना और तोड़ना पड़ता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी ऐसे दायरे में फंसा पाइए जहां हर रास्ता एक दूसरे पर निर्भर हो और आप कुछ कर ही ना पाइए, रुकिए, सोचिए, शायद आप एक कैच 22 में हैं। और तब आप यह तय करेंगे, क्या आप उस चक्रव्यूह का हिस्सा बने रहेंगे या बाहर निकलने का साहस करेंगे? क्योंकि सच ये है, ये पैराडॉक्स बाहर से बंद दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से खुलते हैं जब आप सोचने का तरीका बदलते हैं। श्रोडिंगर्स कैट पैराडॉक्स। मानव मन को जब भी सच्चाई और कल्पना की सीमाओं को छूने का मौका मिलता है, तब वह ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जो हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। श्रोडिंगर का बिल्ली वाला विरोधाभास
श्रोडिंगर्स कैट पैराडॉक्स एक ऐसा ही विचार है जो विज्ञान और दर्शन दोनों की सीमाओं को धुंधला करता है। यह विचार भले ही क्वांटम फिजिक्स में आया हो, लेकिन यह जीवन को देखने के नजरिए में भी गहरा बदलाव ला सकता है। कल्पना कीजिए, एक बंद डिब्बा है। उस डिब्बे में एक बिल्ली है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का अणु, एक गीगर काउंटर और एक जर से भरी शीशी रखी गई है। यदि वह रेडियोएक्टिव कण टूटता है तो गीगर काउंटर उसे डिटेक्ट करता है और जर की शीशी तोड़ जाती है, जिससे बिल्ली मर जाती है। लेकिन अगर वह कण नहीं टूटा तो बिल्ली जीवित रहती है। अब क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जब तक हम डिब्बा खोलकर नहीं देखते, तब तक वह कण टूटा भी हो सकता है और नहीं भी, यानी दोनों अवस्थाएं एक साथ मौजूद है। इस आधार पर जब तक हम डिब्बा नहीं खोलते, बिल्ली जीवित भी है और मृत भी। यह है श्रोडिंगर का विरोधाभास। इस विरोधाभास की जड़ें क्वांटम यांत्रिकी में है। एक ऐसी दुनिया जिसमें वस्तुएं तब तक निश्चित नहीं होती जब तक उन्हें मापा ना जाए। इसका नाम है सुपरपोजिशन, यानी एक कण कई स्थितियों में एक साथ मौजूद हो सकता है। यह सोच आम दुनिया के लिए अजीब है, क्योंकि हमारी अनुभूति यह कहती है कि कोई भी चीज या तो होती है या नहीं होती, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन श्रोडिंगर का मकसद इस विचारधारा का समर्थन करना नहीं था, बल्कि इसकी विडंबनाओं को उजागर करना था। उन्होंने यह विचार इसीलिए प्रस्तुत किया ताकि यह बताया जा सके कि कैसे क्वांटम नियमों को बड़े पैमाने की चीजों पर लागू करना तर्कसंगत नहीं लगता। एक कण तो सुपरपोजिशन में रह सकता है, लेकिन क्या एक बिल्ली भी? परंतु समय के साथ वैज्ञानिकों ने यह माना कि यह विरोधाभास केवल सोचने का एक तरीका नहीं, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक सवाल है जो हमें वास्तविकता की प्रकृति पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह विचार बताता है कि सच्चाई केवल अवलोकन से नहीं, बल्कि अवलोकन के तरीके से भी प्रभावित होती है। यानी हम जिस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, वही उनकी सच्चाई को आकार देता है। अब सोचिए, यह विचार सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे हालात होते हैं जो श्रोडिंगर के बिल्ली वाले डिब्बे की तरह होते हैं। जब तक हम किसी निर्णय का सामना नहीं करते, जब तक हम किसी रिश्ते को स्पष्ट नहीं करते, जब तक हम किसी अवसर को अपनाते नहीं, वह स्थिति असमंजस में रहती है। हमारी आशंकाएं, हमारी उम्मीदें सब एक साथ सुपरपोजिशन में तैरती रहती है। मानव अनुभव भी इसी द्वंद्व में जीता है। कभी हम उम्मीद और भय दोनों के बीच जीते हैं। कभी हम किसी फैसले को लेते हुए दोनों ही संभावनाओं को महसूस करते हैं, जीत और हार, सफलता और असफलता, जीवन और मृत्यु। यही वह जगह है जहां यह विरोधाभास हमें अंदर से झकझोर देता है। क्या सच्चाई वह है जो हम देख रहे हैं, या वह है जो हम मानते हैं? श्रोडिंगर का विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है कि अवलोकन करने की प्रक्रिया ही वास्तविकता को बदल सकती है। यह विचार अकेले विज्ञान की प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। यह हमारे समाज, राजनीति, रिश्तों और आत्मविश्लेषण तक फैला हुआ है। हम जैसा देखने का फैसला करते हैं, वैसी ही दुनिया हमें दिखने लगती है। एक और गहराई से सोचें, क्या हमारी हर संभावना, हर सपना, हर डर उस डिब्बे के भीतर नहीं है? जब तक हम हिम्मत करके उसे खोलते नहीं, तब तक हम यह नहीं जानते कि हमारा भविष्य क्या है। और जब तक हम अपने डर या संकोच से घिरे रहते हैं, तब तक हम सुपरपोजिशन में रहते हैं, न पूरी तरह जिंदा, न पूरी तरह मृत। यह विरोधाभास हमें चेताता है कि जीवन केवल तथ्यों का नहीं, दृष्टिकोणों का खेल है। हमारे फैसले, हमारे अनुभव और यहां तक कि हमारी वास्तविकता, ये सभी चीजें हमारे देखने और समझने के तरीके पर निर्भर करती है। अंत में श्रोडिंगर की बिल्ली सिर्फ विज्ञान की गुत्थी नहीं, बल्कि हमारे अंदर की उलझनों, संभावनाओं और द्वंद्वों का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी भी स्पष्ट नहीं होती जब तक हम साहसपूर्वक उसका सामना न करें। जब तक हम उस डिब्बे को खोलने की हिम्मत न करें, तब तक हम जिंदगी के सिर्फ संभावित संस्करणों में उलझे रहते हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी का डिब्बा खोलने के लिए तैयार हैं?
फेर्मी पैराडॉक्स। हम जब रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो अनगिनत तारे हमारी आंखों के सामने झिलमिलाते हैं। हर तारे के चारों ओर ग्रह है, और उन ग्रहों में से कितने ही ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन पनप सकता है। हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में ही करीब 100 अरब तारे हैं, और हर एक के पास कई ग्रह हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जीवन की संभावना एक बेहद आम चीज होनी चाहिए। फिर भी एक सवाल जो सालों से इंसान को हैरान कर रहा है, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा और संभावनाओं से भरा है तो बाकी सब कहां है? इसी सवाल को हम कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। फेर्मी पैराडॉक्स का नाम इटालियन अमेरिकन वैज्ञानिक एनरिको फेर्मी के नाम पर रखा गया है। 1950 में उन्होंने एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा था, वेयर इज एवरीबडी? यानी अगर ब्रह्मांड में एलियन सभ्यताएं मौजूद है तो अब तक उनका कोई संकेत हमें क्यों नहीं मिला? ना कोई रेडियो सिग्नल, ना कोई अंतरिक्ष यान, ना कोई ठोस सबूत। उनकी यह उलझन आज तक विज्ञान, दर्शन और खगोल शास्त्र के सबसे जटिल मुद्दों में से एक बन चुकी है। इस विरोधाभास के पीछे छुपे सवाल कई हैं। पहला सवाल यह कि क्या जीवन वाकई इतना आम है जितना हम मानते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए जरूरी तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी ब्रह्मांड में हर जगह है। फिर क्या जीवन की उत्पत्ति बेहद दुर्लभ घटना थी? क्या हो सकता है कि धरती पर जीवन का जन्म एक ऐसा इत्तेफाक था जो अरबों में एक बार होता है? दूसरा पहलू है तकनीकी सभ्यता। हो सकता है जीवन तो ब्रह्मांड में बहुत जगहों पर हो, लेकिन बुद्धिमान, तकनीकी रूप से विकसित सभ्यताएं बहुत कम हो। और अगर वो हैं भी, तो क्या वो खुद को नष्ट कर चुकी है? जैसे हम जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध या एआई के खतरे से जूझ रहे हैं, क्या वैसा ही कुछ एलियन सभ्यताओं के साथ भी हुआ होगा? एक और विचार यह कहता है कि शायद सभ्यताएं इतने अलग स्तर की होती है कि हम उनकी मौजूदगी को समझ ही नहीं सकते। शायद वो इतने विकसित हो चुके हैं कि उनके सिग्नल हमें दिखाई ही नहीं देते। मानो हम चींटी की तरह है जो मोबाइल फोन के रेडियो सिग्नल को पहचान ही नहीं सकती। कुछ विचार तो और भी डरावने हैं, जैसे ग्रेट फिल्टर का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जीवन से तकनीकी सभ्यता तक पहुंचने के रास्ते में कोई बहुत बड़ा अवरोध है, एक ऐसी रुकावट जो लगभग हर सभ्यता को नष्ट कर देती है। सवाल यह है, क्या हम उस अवरोध को पार कर चुके हैं या वो रुकावट अभी हमारे सामने है? एक और नजरिया है जू हाइपोथेसिस। इसके अनुसार हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं हमें देख रही हो पर जानबूझकर संपर्क नहीं कर रही है। जैसे हम जंगल में जानवरों का अवलोकन करते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते, वैसे ही वो हमें प्राकृतिक विकास के लिए खुला छोड़ चुके हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं। हमारी रेडियो तरंगे सिर्फ पिछले 100 सालों से ही ब्रह्मांड में फैल रही है। हो सकता है कि बाकी सभ्यताएं बहुत दूर हो और हमारे सिग्नल अभी तक वहां पहुंचे ही ना हो, या उनके सिग्नल हमें आने में लाखों साल लग जाए। एक दिलचस्प तर्क यह भी है कि शायद सभ्यताएं साइलेंस मोड में चली जाती है। तकनीकी विकास के बाद वे अपने अस्तित्व को छुपाना शुरू कर देती है ताकि कोई दुश्मन सभ्यता उन्हें निशाना न बनाए। यह एक तरह का गैलेक्टिक शील्डिंग हो सकता है, जहां हर कोई चुप बैठा है इस डर से कि कोई और कहीं ताक में बैठा है। फेरमी पैराडॉक्स हमें एक गहरी मानसिक खाई में झांकने पर मजबूर करता है। यह न सिर्फ यह पूछता है कि क्या हम अकेले हैं, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब क्या है, और अगर हम अकेले नहीं हैं तो फिर बाकी सब कहां है? इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर आज भी नहीं है, लेकिन यह इंसानी जिज्ञासा विज्ञान की प्रगति और अंतरिक्ष में जीवन की तलाश को लगातार आगे बढ़ा रहा है। यह विरोधाभास हमें बताता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी। फेर्मी पैराडॉक्स सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है,
ये हमारे बारे में है, हमारी सीमाओं के बारे में, हमारी उम्मीदों के बारे में और उस गहरी चाहत के बारे में कि हम इस विशाल अंधकारमय ब्रह्मांड में अकेले ना हो। द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स। मानव मस्तिष्क अनिश्चितता को समझने में बहुत बार हार मान जाता है। यही वह जगह है जहां अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स हमें उलझा देता है। ये विरोधाभास न केवल तर्क और न्याय की सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब आप भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, तो कभी-कभी वह जानकारी ही आपकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर देती है। कल्पना कीजिए, एक कैदी को जज द्वारा सजा सुनाई जाती है। तुम्हें अगले सप्ताह के किसी भी दिन फांसी दी जाएगी, लेकिन वो दिन तुम्हारे लिए अप्रत्याशित होगा। तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि किस दिन तुम्हें फांसी दी जाएगी, जब तक कि वो दिन आ ना जाए। सुनने में सीधा लगता है, पर यहीं से शुरू होती है तर्क की गहरी उलझन। कैदी सोचने बैठता है। वो कहता है, अगर शुक्रवार को फांसी होनी है, तो गुरुवार रात तक मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि और कोई दिन बचा नहीं होगा। तो शुक्रवार की फांसी अप्रत्याशित नहीं रहेगी, इसलिए फांसी शुक्रवार को नहीं हो सकती। अब शुक्रवार को काट दिया। फिर वह सोचता है, अगर शुक्रवार हट गया, तो अब गुरुवार आखिरी संभावित दिन है। लेकिन अगर मैं बुधवार रात तक जिंदा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि अब गुरुवार को ही फांसी होनी है। तो गुरुवार भी अप्रत्याशित नहीं रहेगा, इसलिए गुरुवार भी हटाओ। ऐसे सोचते समझते कैदी पूरे सप्ताह के हर दिन को एक एक करके हटा देता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे फांसी दी ही नहीं जा सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुधवार को जेल के सिपाही आते हैं और उसे ले जाते हैं। वो चौंकता है, पर मुझे तो लगा कि फांसी दी ही नहीं जाएगी। और ठीक यही जज की बात सही साबित होती है। फांसी अप्रत्याशित थी। इस विरोधाभास की खूबी यही है। यह तर्क और भविष्यवाणी की प्रक्रिया को खुद के विरुद्ध मोड़ देता है। कैदी का तर्क पूरी तरह से शुद्ध प्रतीत होता है, लेकिन अंत में वो गलत साबित होता है, क्योंकि उसका जानना ही उसकी अनजानता बन गया। अब आइए इस पर गहराई से सोचते हैं। जब हम किसी स्थिति को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें से अनिश्चितता खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर वो स्थिति खुद इस पर आधारित है कि हम उसे नहीं समझ सकते, तब हर तरह की तर्क की प्रक्रिया टूट जाती है। यही मेटा लेवल पैराडॉक्स है, जहां हम तर्क का प्रयोग करके तर्क को ही झुठला देते हैं। इस विरोधाभास को न्याय, शिक्षा, भविष्यवाणी और यहां तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की सीमाओं को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई सिस्टम इतना जागरूक हो जाए कि वह खुद की प्रक्रिया को ही पहले से पकड़ सके, तब वो सिस्टम अपने आप को ही नकारने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे कैदी ने हर दिन को नकार कर अपने अंत को नकारा, लेकिन अंततः वही हुआ। अब अगर आप इसे जीवन के दृष्टिकोण से देखें, तो यह विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि बहुत ज्यादा अनुमान लगाने और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश अक्सर हमें भ्रमित कर देती है। जीवन की कुछ घटनाएं हमें चौंकाने के लिए ही होती है। वो तभी प्रभावी होती है जब हम उनके लिए तैयार नहीं होते। मानव व्यवहार में भी यही विरोधाभास चलता है। जब कोई इंसान हर छोटी छोटी चीज को प्लान करता है, भविष्य की हर संभावना को अपने दिमाग में खींचता है, तब एक अप्रत्याशित मोड़ ही उसकी पूरी सोच को हिला देता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भी अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने की कला सीखते हैं। एक और दिलचस्प बात, यह विरोधाभास हमें यह भी दिखाता है कि नॉलेज और ट्रूथ हमेशा एक जैसे नहीं होते। कैदी को लगता है कि उसने सच्चाई जान ली है, लेकिन उसके पास जानकारी के बावजूद भविष्य पर उसका नियंत्रण नहीं था। यह बात हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमें सच में कभी पता होता है कि कल क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स का मतलब सिर्फ एक न्यायिक पहेली नहीं है। यह हमारी सोच, तर्क और जीवन की अस्थिरता का प्रतीक है। जब तक हम सोचते हैं
कि हमने सब समझ लिया है। जिंदगी हमें एक अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है और यही उसकी असली खूबसूरती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपने हर चीज की योजना बना ली है, बस जरा रुकिए। शायद जीवन ने आपके लिए भी कोई अनएक्सपेक्टेड वेंसडे तैयार किया हो। बार्बर पैराडॉक्स। मान लो एक छोटे से गांव में एक नाई रहता है। ये नाई एक बड़ा सख्त नियम बनाता है। मैं केवल उन मर्दों की दाढ़ी बनाता हूं जो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाते। यानी जो लोग खुद शेव नहीं करते, उनकी शेव नाई करता है। और जो खुद शेव करते हैं, उन्हें नाई हाथ नहीं लगाता। अब सोचो, क्या नाई अपनी खुद की दाढ़ी बनाता है? अगर वो खुद की दाढ़ी बनाता है, तो नियम के हिसाब से उसे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ उन लोगों की दाढ़ी बनाता है जो खुद शेव नहीं करते। और अगर वो अपनी दाढ़ी नहीं बनाता, तो उसे बनानी चाहिए, क्योंकि वो उन मर्दों की दाढ़ी बनाता है जो खुद शेव नहीं करते। यानी दोनों ही स्थितियों में विरोधाभास है। यही है बार्बर पैराडॉक्स, एक ऐसा मानसिक जाल जो तर्क और नियमों की सीमाओं को उजागर करता है। अब यह बात मजाक या पहेली जैसी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का संदेश बहुत गहरा है। बार्बर पैराडॉक्स को सबसे पहले ब्रिटिश गणितज्ञ और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने 1901 में प्रस्तुत किया था। इसका मकसद था एक और भी बड़े लॉजिकल संकट को उजागर करना, जिसे हम रसल्स पैराडॉक्स कहते हैं। बार्बर पैराडॉक्स एक आसान रूप में उस समस्या को समझाने का तरीका है। असल में बार्बर पैराडॉक्स हमें बताता है कि कुछ सिस्टम्स में, चाहे वो भाषा हो, लॉजिक हो या नियमों का सेट, खुद को परिभाषित करने की कोशिश करने पर ही विरोधाभास पैदा हो जाता है। मान लो तुम एक सिस्टम बनाते हो जिसमें तुम हर चीज को सही या गलत के फ्रेम में फिट करना चाहते हो, लेकिन जब वो सिस्टम खुद को भी परखने की कोशिश करता है, यानी जब एक नियम खुद को लागू करने की कोशिश करता है, तो वही सिस्टम टूटने लगता है। अब सोचो, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम रिजिड नियम बना लेते हैं, मैं हमेशा सच बोलूंगा या मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करूंगा, तो क्या वो नियम खुद पर लागू किए जा सकते हैं? अगर तुम कहते हो मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो क्या वो बात सच है या झूठ? बार्बर पैराडॉक्स हमें यही सिखाता है। सेल्फ रेफरेंस, यानी अपने ऊपर लागू होने वाले नियम कई बार किसी सिस्टम को ही तोड़ सकते हैं। अब इसे तुम लीडरशिप, एथिक्स या पर्सनल आइडेंटिटी में भी देख सकते हो। मान लो कोई कहता है, मैं सभी को नियमों से चलाता हूं, लेकिन अगर वो खुद उन नियमों से ना चले, तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है? और अगर वो खुद को भी उन्हीं नियमों में बांधता है, तो क्या वो अपना लचीलापन खो देता है? बार्बर पैराडॉक्स सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये उस खतरे की तरफ इशारा करता है जो तब पैदा होता है जब हम रिजिड सिस्टम्स में खुद को फंसा देते हैं। सोचो, तुम एक लीडर हो और तुमने एक रूल बनाया कि मैं किसी भी व्यक्ति को एडवाइस नहीं दूंगा जब तक वो खुद न पूछे। अब कोई आकर पूछता है, क्या मुझे एडवाइस लेनी चाहिए? तो तुम क्या करोगे? अगर तुम उसे एडवाइस देते हो, तो उसने एडवाइस नहीं मांगी थी। नियम टूट गया। अगर तुम नहीं देते, तो वो पूछ रहा था, फिर भी नियम टूटा। इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस हर इंसान की सोच में छिपी होती है। बार्बर पैराडॉक्स हमें यह समझाता है कि कुछ सवालों का कोई अंतिम उत्तर नहीं होता और कई बार सिस्टम खुद अपने नियमों से ही उलझ जाता है। अब इसे टेक्नोलॉजी में देखो। एक एआई सिस्टम जो खुद को अपग्रेड करता है, क्या वो खुद को ऐसा बना सकता है कि वो खुद को ना बदल सके? या धर्म में, क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वह खुद ना उठा सके? ये सब सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्सेस हैं और इनके जरिए हम सोच की सीमाओं को टटोलते हैं। इसलिए बार्बर पैराडॉक्स सिर्फ लॉजिक की प्रॉब्लम नहीं है, ये जीवन का आईना है। ये हमें सिखाता है कि हर नियम के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर सिस्टम की एक सीमा होती है और हर विचार को दोबारा सोचने की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात,
अगर तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ समझ लिया है, तो शायद वहीं से विरोधाभास शुरू होता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। कल्पना करो, एक आदमी समय में पीछे चला जाता है और एक किताब अपने साथ ले जाता है। उस किताब में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं। वह अतीत में जाकर उस किताब को एक युवा आइंस्टीन को दे देता है। आइंस्टीन उस किताब को पढ़कर उन्हीं सिद्धांतों को दुनिया के सामने लाता है और इतिहास में महान वैज्ञानिक बन जाता है। सालों बाद वही किताब किसी संग्रहालय में पहुंचती है और वही व्यक्ति फिर उस किताब को लेकर समय में पीछे लौट जाता है। अब सवाल यह है, उस किताब को असल में लिखा किसने? यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। एक ऐसा दार्शनिक और वैज्ञानिक विरोधाभास जो समय यात्रा, कारण और परिणाम की बुनियादी समझ को हिला देता है। यह पैराडॉक्स बताता है कि अगर कोई जानकारी, वस्तु या विचार समय में पीछे भेज दिया जाए और उसका स्रोत खुद अतीत से आए, तो उसकी वास्तविक उत्पत्ति कहाँ हुई? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का नाम बूटस्ट्रैप शब्द से आया है, जो एक पुरानी कहावत से निकला है, पुलिंग oneself अप बाय one's bootstraps, यानी बिना किसी बाहरी सहायता के खुद को ऊपर उठाना। लेकिन इस पैराडॉक्स में चीजें खुद को इस तरह से उत्पन्न करती हैं कि उनका कोई स्पष्ट ओरिजिन नहीं होता। सोचो, अगर एक संगीतकार भविष्य से एक सिम्फनी की नोटबुक लाकर अपने पुराने संस्करण को दे देता है और वो पुराना संस्करण उस संगीत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, फिर समय बीतने के बाद वही नोटबुक वापस भविष्य में जाती है, तो वह संगीत असल में किसने लिखा? अगर आप गौर से देखें, तो ये पैराडॉक्स केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि पहचान, अस्तित्व और सृजन की गहराई तक जाता है। जब कुछ बिना ओरिजिन के पैदा होता है, तो हमारी सोच रुक जाती है। हमारा मस्तिष्क कारण और परिणाम के एक लीनियर रास्ते पर चलता है। हम मानते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है, एक शुरुआत होती है। लेकिन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स इन सभी नियमों को तोड़ता है। अब जरा सोचो कि क्या हो अगर आज तुम्हें एक यूएसबी ड्राइव मिले जिसमें तुम्हारे भविष्य के यूट्यूब चैनल की सारी वायरल वीडियो स्क्रिप्ट्स हो। तुम उन्हें इस्तेमाल करके प्रसिद्ध हो जाओ, पैसे कमाओ, फिर वो ड्राइव समय में पीछे भेज दो और वो तुम तक वापस पहुंच जाए। अब बताओ, वो स्क्रिप्ट्स किसने लिखी? ये विचार केवल काल्पनिक नहीं है। विज्ञान में भी इस तरह की परिस्थितियों पर बहस होती रही है। क्वांटम फिजिक्स, जनरल रिलेटिविटी और टाइम ट्रैवल थ्योरीज में ये पैराडॉक्स बार बार सामने आता है। जैसे जैसे तकनीक और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, ये सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अगर समय यात्रा संभव हो, तो क्या हम कारण और परिणाम के इस चक्र को तोड़ सकते हैं? फिल्मों और कहानियों में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का खूब इस्तेमाल हुआ है। टर्मिनेटर में स्काईनेट को बनाने वाली तकनीक भविष्य से अतीत में भेजी जाती है। इंटरस्टेलर में कॉपर अपनी बेटी को टाइम लूप के जरिए संदेश भेजता है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में हैरी खुद को समय में पीछे जाकर बचाता है। ये सब उदाहरण बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की धारणा को कहानी में पिरोते हैं। लेकिन अगर हम इसे अपनी जिंदगी पर लागू करें, तो ये पैराडॉक्स एक गहरे सवाल की तरह सामने आता है। क्या हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, बनाते हैं, वो सच में हमारा होता है? या हम कहीं से इंस्पिरेशन लेकर एक साइकिल को आगे बढ़ा रहे? या क्या विचार वास्तव में नया होते हैं, या वो बस समय के किसी लूप में घूमते रहते हैं? और अगर किसी चीज का ओरिजिन ही ना हो, अगर वह चीज किसी कारण से नहीं बल्कि लूप से उत्पन्न हो, तो क्या वो असली मानी जाएगी? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड उतना सीधा और स्पष्ट नहीं है जितना हमें लगता है। हमारी तर्क शक्ति जिस लीनियर कारण परिणाम को पकड़कर चलती है, वह हमेशा कारगर नहीं होती। कुछ चीजें हमारे कॉम्प्रिहेंशन से परे है और शायद रहनी भी चाहिए। ये पैराडॉक्स केवल विज्ञान या तर्क का पजल नहीं है। यह एक दार्शनिक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अपने ही विचारों के लूप में फंसे हो सकते हैं। और तब समझ आता है
सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि हम चीजों को पूरी तरह समझ सकते हैं। कभी कभी जवाब की तलाश में हम खुद ही वो जवाब बन जाते हैं। एक लूप जो खुद को जन्म देता है और खुद ही में समाप्त हो जाता है। शिप ऑफ थीसियस, क्या बदला हुआ वास्तव में वही होता है? कल्पना करो, एक बहुत ही पुराना जहाज है, थीसियस का जहाज। ये वही जहाज है थे जो सदियों पहले युद्धों में गया, तूफानों से टकराया और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन समय के साथ उस जहाज की लकड़ियां सड़ने लगी। एक एक करके उसके सारे हिस्से बदले जाने लगे। सबसे पहले उसकी पतवार बदली गई, फिर उसके खंभे, फिर उसके तख्ते। सालों बीतते गए और एक समय ऐसा आया जब उस जहाज का कोई भी हिस्सा ओरिजिनल नहीं बचा था। अब सवाल ये उठा, क्या ये जहाज अब भी थीसियस का जहाज है? अब सोचो, एक कारीगर ने सारे पुराने हटाए गए हिस्सों को इकट्ठा किया और उनसे एक नया जहाज बना दिया। तो अब असली थीसियस का जहाज कौन सा है? वो जिसे समय के साथ रिप्लेस किया गया था, या वो जो पुराने टुकड़ों से फिर से जोड़ा गया? यही है शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। एक ऐसा विचार जो हमारी सोच की जड़ें हिला देता है कि आइडेंटिटी वास्तव में होती क्या है। किसी चीज की पहचान उसके घटकों से होती है या उसकी कॉन्टिन्यूटी से। अब इसे अपने जीवन पर लागू करो। तुम खुद को देखो, तुम वही इंसान हो जो 5 साल पहले थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आदतें सब बदल गई। हर 7 साल में हमारा शरीर अपने सारे सेल्स को रिप्लेस कर देता है। यानी आज का तुम्हारा शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब वो तुम नहीं हो? मानव चेतना और अस्तित्व का ये प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, रिश्तों और पहचान को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान एक एक करके अपने विश्वास, व्यवहार और आदतें बदलता जाए, तो क्या वो अब भी वही इंसान कहलाएगा? अब इस आइडिया को टेक्नोलॉजी पर लागू करें। मान लो एक रोबोट है जो इंसानों जैसी सोच रखता है। एक एक करके उसके पार्ट्स बदले जाते हैं, फिर उसका प्रोग्राम अपडेट होता है। अब एक समय पर वो मशीन पूरी तरह से अलग हो जाती है, पर उसकी मेमोरी वही रहती है। तो क्या वो अब भी वही मशीन है? फिर आते हैं इंसानी रिश्ते। जब कोई रिश्ता वक्त के साथ बदलता है, पार्टनर्स बदल जाते हैं, भावनाएं बदलती है, फिर भी लोग कहते हैं हम वही हैं। लेकिन क्या वो रिश्ता अब भी वैसा ही है? शिप ऑफ थीसियस हमें ये सिखाता है कि शायद हमारी पहचान एक फ्लो है, एक बहाव जो समय के साथ बदलता है, लेकिन फिर भी उसका एक कोर बना रहता है। पर ये कोर क्या है? हमारी यादें, हमारी आत्मा, या वो सिर्फ एक भ्रम है? इस पैराडॉक्स को बौद्ध दर्शन भी छूता है। अनात्म का सिद्धांत कहता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। तो यदि सब बदल रहा है, तो हम किसे मैं कह रहे हैं? आप देखो, फिल्मों में भी ये विषय बार बार आता है। मार्वल यूनिवर्स में थीसियस शिप का उदाहरण विजन और वाइट विजन की बातचीत में आता है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तू असली विजन है या मैं? दोनों के पास विजन की यादें हैं, दोनों के पास शरीर है, लेकिन दोनों अपने आप को अलग मानते हैं। और यही बात हमें हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी उलझनों की तरफ ले जाती है। अगर हर चीज बदली जा सकती है, तो हमारी पहचान टिकाऊ कैसे है? शिप ऑफ थीसियस का पैराडॉक्स सिर्फ दार्शनिक सवाल नहीं है, ये एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जिसमें तुम अपनी जिंदगी, अपने विचार, अपने बदलावों को देख सकते हो और खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं अब भी वही हूं जो कभी था? शायद जवाब आसान नहीं होगा, शायद इसका जवाब ही नहीं है। लेकिन ये सवाल पूछना, इस पर विचार करना, यही हमें इंसान बनाता है। यही वो लम्हा है जहां सोच, तर्क और आत्म जागरूकता का जन्म होता है। और यही है इस पैराडॉक्स की खूबसूरती। ये तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज नहीं करता, ये तुम्हें खोजने पर मजबूर करता है।
खोज अपने अस्तित्व की, अपने बदलते स्वरूप की और उस तत्व की जो शायद कभी नहीं बदलता। शिप ऑफ थीसियस तुम्हारे अंदर की उस यात्रा का नाम है जहां हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है और यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ाता है। सिम्पसन्स पैराडॉक्स। मान लीजिए आप दो अलग अलग डॉक्टरों की रिपोर्ट देख रहे हैं। पहली रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर ए की सफलता दर 90% है और डॉक्टर बी की 56%। साफ दिखता है कि डॉक्टर ए बेहतर है। लेकिन जब आप हर केस को गहराई से देखते हैं, मरीज की हालत, किस बीमारी का इलाज हुआ और किन परिस्थितियों में इलाज हुआ, तो आपको एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। डॉक्टर बी ने कठिन मामलों को ज्यादा सफलता से संभाला है, जबकि डॉक्टर ए ने आसान केस उठाए थे। यही है सिम्पसन्स पैराडॉक्स, एक ऐसा गणितीय और सांख्यिकीय धोखा जहां आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स सतही तौर पर कुछ और बताते हैं, लेकिन जब उन्हें समूहों में बांटकर देखा जाए या ग्रैन्युलर तरीके से विश्लेषण किया जाए तो नतीजे बिल्कुल उलटे हो जाते हैं। ये पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि आंकड़े कभी-कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन अधूरा सच जरूर बताते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में हुआ एक एडमिशन केस है। 1976 में बर्कले पर लड़कियों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगा क्योंकि पुरुष एप्लीकेंट्स की एडमिशन दर लड़कियों से कहीं ज्यादा थी। रिपोर्ट कहती थी कि लगभग 44% पुरुषों को एडमिशन मिला, जबकि महिलाओं में ये दर केवल 35% थी। पहली नजर में लगता है कि जेंडर बायस है, लेकिन जब इन एडमिशन्स को डिपार्टमेंट्स में बांट कर देखा गया तो सच्चाई सामने आई। अधिकतर डिपार्टमेंट से महिलाओं को अधिक प्रतिशत में एडमिट किया था, पर महिलाएं ज्यादा उन्हीं डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रही थी जहां कंपटीशन कड़ा था और सीट्स कम थी, जैसे लिटरेचर या साइकोलॉजी, जबकि पुरुष ज्यादा अप्लाई कर रहे थे इंजीनियरिंग या फिजिक्स जैसे कंपैरेटिवली कम कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंट्स में। तो समरी डेटा ने यह छुपा दिया कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में एक्चुअली कोई बायस नहीं था। आंकड़े एग्रीगेट होने पर जो इल्यूजन पैदा करते हैं, वही इस पैराडॉक्स का मूल है। अब सोचो, अगर आप बिजनेस चला रहे हो और आपके दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। कुल सेल्स में प्रोडक्ट ए ने 60% और बी ने 40% सेल्स की। आप सोचते हो ए इज द विनर, लेकिन जब आप ग्राहकों के एज ग्रुप के हिसाब से एनालाइज करते हो तो आप पाते हो कि हर एज ग्रुप में बी ने एक्चुअली ज्यादा सेल किया। ए का ओवरऑल परसेंटेज बस इसीलिए ऊपर दिखा क्योंकि उसे ज्यादा ऐसे कस्टमर्स ने खरीदा जो बड़ी संख्या में थे, शायद 18-24 एज ग्रुप। यहां भी वही सिम्पसन्स पैराडॉक्स एक्टिव था। आपका पहला कंक्लूजन कि ए बेटर है, गलत निकला। सिम्पसन्स पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि कॉन्टेक्स्ट सब कुछ होता है। अब इसका फिलोसॉफिकल साइड देखो। हम जिंदगी में भी अक्सर वही करते हैं। हम किसी इंसान के बाहरी बिहेवियर को देखकर उसके इंटेंशंस का जजमेंट करते हैं, लेकिन जब उसकी स्टोरी के लेयर्स खुलते हैं, उसका एनवायरनमेंट, उसकी स्ट्रगल्स, उसका पास्ट, तब हमें दिखता है कि जो सरफेस पर दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। यानी ह्यूमन बिहेवियर में भी सिम्पसन्स पैराडॉक्स बार बार एक्टिवेट होता है। अब एक डीपर लेयर समझते हैं। अगर आपने डिसीजन मेकिंग में इस पैराडॉक्स को नहीं समझा तो आप गलत ट्रेंड पकड़ सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट्स, अगर ये लोग एग्रीगेट डेटा देखकर जल्दबाजी में नतीजे निकालें तो पॉलिसीज मिसलीड हो सकती है। सिम्पसन्स पैराडॉक्स एक सटल वार्निंग है कि स्टैटिस्टिक्स में भी इंट्यूशन और विजडम जरूरी है। इसका दूसरा उदाहरण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी आता है। मान लीजिए कि किसी रीजन में दो एथनिक ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पुलिस डेटा कहती है कि ग्रुप ए के ज्यादा अरेस्ट हो रहे हैं। आप सोचते हो ग्रुप ए ज्यादा क्राइम्स कर रहा है, लेकिन जब सेम डेटा को एरियाज या एज ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड करके देखो तो निकल सकता है कि अरेस्ट रेट ग्रुप बी में ज्यादा है। बस ग्रुप ए की पॉपुलेशन हाई डेंसिटी क्राइम जोन्स में ज्यादा है। मतलब अगेन सरफेस डेटा मिसलीडिंग है।
सिम्पसन्स पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को जज करने से पहले हमें उस ऑब्जर्वेशन को टुकड़ों में बांटना होगा। एज, जेंडर, लोकेशन, मोटिवेशन, कॉन्टेक्स्ट, और तभी सही पिक्चर बनेगी। आज की दुनिया में जहां एआई सिस्टम्स और एल्गोरिदम्स डिसीजन ले रहे हैं, यह पैराडॉक्स और भी रेलेवेंट है। एक गलत ट्रेंड मॉडल एग्रीगेट डेटा से बायस कंक्लूजन निकाल सकता है, जो फिर हायरिंग, हेल्थ केयर या पॉलिसिंग जैसे क्रिटिकल डोमेन्स में गलत इम्पैक्ट्स डाल सकता है। इसलिए सिम्पसन्स पैराडॉक्स एक चेतावनी है। सुपरफिशियल क्लैरिटी से सावधान रहो। ये पैराडॉक्स हमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं, इंसानी सोच के फ्लॉज भी दिखाता है। हम अक्सर पूरी कहानी सुने बिना जजमेंट बना लेते हैं। किसी का एक वायरल वीडियो देखकर, किसी के एक स्टेटमेंट को सुनकर हम उसकी पूरी आइडेंटिटी तय कर देते हैं, बिना यह जाने कि उस डेटा के पीछे की कहानी क्या थी। सिम्पसन्स पैराडॉक्स कहता है, हर आंकड़े के पीछे एक कहानी छिपी होती है, और जब तक तुम उस कहानी को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी परसेंटेज, कोई भी रिजल्ट या कोई भी एनालिसिस अधूरा और भ्रामक होगा। इसलिए सोचो, देखो, परखो और तब फैसला लो। यह पैराडॉक्स हमें न केवल डेटा की समझ देता है, बल्कि हमें इंसानों को समझने की गहराई भी सिखाता है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स 1965 में एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल को वियतनाम युद्ध के दौरान दुश्मनों ने बंदी बना लिया था। उन्हें 8 साल तक हैनॉय हिल्टन नाम के बदनाम जेल में रखा गया। उन्होंने न सिर्फ अत्याचार सहा, बल्कि अपने साथियों को भी टूटने नहीं दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये कैसे झेला, तो उन्होंने जो जवाब दिया, वही स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहलाता है। स्टॉकडेल ने कहा, मैं कभी आशा नहीं खो बैठा, लेकिन साथ ही मैंने खुद को झूठी उम्मीदों से बहलाया भी नहीं। यही स्टॉकडेल पैराडॉक्स है कि आपको एक साथ दो विरोधाभासी विचारों को पकड़कर रखना होता है। एक तरफ आपको यह विश्वास रखना होता है कि अंत में आप जीत जाओगे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। लेकिन साथ ही आपको अपनी वर्तमान वास्तविकता की क्रूरता को भी पूरी ईमानदारी से स्वीकारना होता है। आशावादियों के बारे में स्टॉकडेल ने कहा, वे ही पहले मरे। वे कहते रहे, हम क्रिसमस तक बाहर होंगे, फिर न्यू ईयर, फिर ईस्टर, और जब वो दिन नहीं आया तो उनका दिल टूट गया। इसका मतलब यह नहीं कि आशा रखना गलत है, बल्कि स्टॉकडेल पैराडॉक्स सिखाता है कि सिर्फ आशा से कुछ नहीं होता। आशा के साथ यथार्थ का सामना करना भी जरूरी है। अब सोचो, तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। परीक्षा में फेल हो गए, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई अपना छोड़ गया, या जिंदगी में कुछ भी ठहराव सा लग रहा है। ऐसे में तुम दो रास्तों में फंस जाते हो। या तो पूरी तरह नकारात्मक हो जाओ, या फिर झूठी पॉजिटिविटी में डूबे रहो। लेकिन स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहता है, दोनों गलत है। सही रास्ता है एक गहरी, ईमानदार निदर से अपनी स्थिति को देखना, और फिर भी उस स्थिति को पार करने का अडिग विश्वास रखना। ये पैराडॉक्स हमें एक मानसिक शक्ति सिखाता है, ब्रूटल रियलिटी और अनशेकेबल फेथ को साथ लेकर चलने की। जब कोई इंसान सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराता है, सब अच्छा होगा, मैं सफल होऊंगा, लेकिन अंदर से वो अपने हालात को देखना ही नहीं चाहता, तो वो खुद से झूठ बोल रहा होता है। और ये झूठ वक्त के साथ उसके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं, वे अपनी संभावनाओं का दरवाजा खुद बंद कर लेते हैं। पर स्टॉकडेल पैराडॉक्स का रास्ता इन दोनों से अलग है। ये कहता है, हाँ, हालात खराब है, हाँ, चीजें बिगड़ गई है, लेकिन मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। मुझे नहीं पता कब, लेकिन मैं जरूर निकलूंगा। यही माइंडसेट हमें मानसिक लचीलापन, अब इसे अपने जीवन पर लागू करके देखो। क्या तुम ऐसे दौर में हो जहां सब कुछ ठहरा हुआ लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं हो? इस वक्त
तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। खुद को ये नहीं कहना कि सब कुछ बढ़िया है अगर ऐसा नहीं है, लेकिन साथ ही तुम्हें अपने दिल में ये गहराई से मानना होगा कि तुम इससे निकल सकते हो और निकलोगे। स्टॉकडेल पैराडॉक्स सिर्फ बंदी गृह की बात नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की किसी कठिनाई में फंसा है। ये मानसिक मजबूती, धैर्य और दीर्घकालिक सोच की पराकाष्ठा है। ये सिखाता है कि महानता केवल परिस्थितियां ठीक होने पर नहीं आती, बल्कि तब आती है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोते। जब तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो और रास्ते में बार बार असफलता मिल रही है, ये पैराडॉक्स तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब रिश्ते टूट जाते हैं और अकेलापन घेर लेता है, ये पैराडॉक्स तुम्हें अंदर से सहारा देगा। जब आर्थिक समस्याएं आंखों में आंसू और मन में निराशा भर देती है, ये पैराडॉक्स तुम्हें याद दिलाएगा कि अभी तो रास्ता बाकी है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स सिर्फ एक विचार नहीं, एक आदर्श है, एक मानसिक स्थिति जो तुम्हें ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत देती है। क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो अंधेरे को पहचानते हैं लेकिन फिर भी दिल में रोशनी लिए चलते हैं। देता है पिनोकियो पैराडॉक्स। जब झूठ सच बन जाता है, कभी कभी सबसे गहरे दर्शन मासूम दिखने वाली कहानियों से निकलते हैं। ऐसा ही एक नाम है, पिनोकियो। लकड़ी का वो छोटा लड़का जिसकी नाक हर झूठ पर बढ़ जाती थी। लेकिन इस साधारण सी कहानी के पीछे छुपा है एक गहरा दार्शनिक सवाल, एक ऐसा पैराडॉक्स जो लॉजिक और रियलिटी दोनों को हिला देता है। इसे कहा जाता है द पिनोकियो पैराडॉक्स। कल्पना करो, एक दिन पिनोकियो कहता है, मेरी नाक अभी बढ़ने वाली है। अब ठहरो और सोचो, अगर ये बात सच है तो उसकी नाक बढ़नी चाहिए क्योंकि वो सच कह रहा है। लेकिन अगर उसकी नाक बढ़ती है तो इसका मतलब उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसकी नाक तो झूठ बोलने पर बढ़ती है। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसकी नाक सच में बढ़नी चाहिए। यानी दोनों ही हालत में हम एक लॉजिक लूप में फंस जाते हैं, एक ऐसा दार्शनिक जाल जहां न तो सच पूरी तरह सच है, न ही झूठ पूरी तरह झूठ। यही है पिनोकियो पैराडॉक्स, एक सेल्फ रेफरेंशियल दार्शनिक पेंच जिसमें पिनोकियो का एक वाक्य सच और झूठ दोनों को एक साथ छूता है। इसे समझने के लिए हमें सेल्फ रेफरेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना होगा। वो वाक्य जो खुद के बारे में बोलते हैं, जैसे मैं अभी झूठ बोल रहा हूं। अगर वो वाक्य सच है तो वक्ता झूठ नहीं बोल रहा, यानी वाक्य झूठा हुआ। लेकिन अगर वाक्य झूठ है तो इसका मतलब वो सच है। और इसी उलझन को कहते हैं लायर पैराडॉक्स, जिसकी आधुनिक बाल रूपांतर है पिनोकियो का यह वाक्य। अब यह सवाल उठता है कि क्या पिनोकियो का वाक्य, मेरी नाक अभी बढ़ने वाली है, किसी दार्शनिक या लॉजिकल स्तर पर हमें कुछ सिखा सकता है? जवाब है हां। हर पैराडॉक्स सिर्फ एक सवाल नहीं होता, वो दरअसल हमारे सोचने के तरीके को खोलने की एक खिड़की होता है। इन 20 पैराडॉक्स में तुमने देखा होगा कैसे एक ही चीज दो अलग अलग नजरिए से एकदम अलग नजर आ सकती है। यही तो असली ताकत है क्रिटिकल थिंकिंग की। अब सवाल ये नहीं है कि इन सब का सही जवाब क्या है। असली सवाल ये है कि क्या तुम अब चीजों को उसी नजर से देख पाओगे जैसे पहले देखते थे? शायद नहीं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम चाहते हो कि हम और ऐसे माइंड एक्सपैंडिंग कंटेंट लाते रहे, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कौन सा पैराडॉक्स सबसे ज्यादा तुम्हारे मन को हिला गया, और सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम अगली बार भी दुनिया को थोड़ा अलग देखने के लिए वापस आ सको। ये बस शुरुआत है, असली जर्नी तो अब शुरू होती है।